हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका प्रियंका लर्निंग क्लासेज में। 67वीं बीपीएससी, बिहार एसएससी, बिहार दरोगा, सीडीपीओ, जेपीएससी अन सभी एग्जाम को ध्यान में रखते हुए क्राउन पब्लिकेशन की ज्योग्राफी की सीरीज चलाई जा रही है ताकि आपका एग्जाम में कोई क्वेश्चन आए तो आपका गलत ना हो। तो चलिए हम लोग देखते हैं वर्ल्ड ज्योग्राफी के क्वेश्चन, जिसमें पहला टॉपिक है विश्व के भूगोल के बारे में हम लोग देखेंगे। भूगोल मानव तथा उसके पर्यावरण एवं दोनों के बीच संबंधों का अध्ययन करता है। जो भी घटनाएं धरातल पर होती है अथवा पाई जाती है वे सभी भूगोल की विषय वस्तु के लिए महत्वपूर्ण अंग है। इसलिए भूगोल को भौतिक भूगोल और मानव भूगोल दो भूभागों में बांटा जाता है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं भौतिक भूगोल पृथ्वी के भौतिक तत्वों के अध्ययन से संबंधित है। भौतिक भूगोल भौतिक पर्यावरण उन विविध गतिविधियों से संबंधित है जो कि पृथ्वी के भौतिक पर्यावरण में परिवर्तन लाती है। दूसरी ओर मानव भूगोल भूतल पर मानव का अध्ययन करता है। मानव भूगोल पृथ्वी व मनुष्य के बीच पारस्परिक संबंधों को एक नई समझ देता है, जिसमें पृथ्वी को नियंत्रित करने वाले भौतिक नियमों तथा पृथ्वी पर निवास करने वाले जीवों के पारस्परिक संबंधों का अधिक संयुक्त ज्ञान समाविष्ट होता है। अब हम लोग पहला देखते हैं टॉपिक ब्रह्मांड के बारे में देखते हैं। तो ब्रह्मांड का वैज्ञानिक अध्ययन ब्रह्मांड विज्ञान कॉस्मोलॉजी कहलाता है। इम्पॉर्टेंट फैक्ट है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है ब्रह्मांड में तारों, आकाशगंगाओं, ग्रहों, उपग्रहों, उल्कापिंडों आदि को शामिल किया जाता है। ब्रह्मांड का न तो कोई केंद्र है न ही कोई आरंभिक किनारा, क्योंकि आइंस्टाइन की सापेक्षता के विशिष्ट सिद्धांत के अनुसार समस्त स्थान एवं समय गुरुत्व के कारण एक अंतहीन चक्र के रूप में आबद्ध है। अब हम लोग देखते हैं ब्रह्मांड की उत्पत्ति। तो ब्रह्मांड की उत्पत्ति के संदर्भ में 3 सिद्धांतों का प्रतिपादन किया गया है, जिसमें पहला है सतत सृष्टि सिद्धांत, दूसरा संकुचन विमोचन सिद्धांत, दोलन सिद्धांत भी इसे कहते हैं, तीसरा महाविस्फोट सिद्धांत। जिसमें हम लोग पहला देखते हैं सतत सृष्टि सिद्धांत। इसका प्रतिपादन थॉमस गोल्ड एवं हरमन बॉडी ने द्वारा किया गया था। नेक्स्ट है संकुचन विमोचन सिद्धांत, जिसे दोलन सिद्धांत भी कहते हैं। इसका प्रतिपादन डॉक्टर एलन सैंडेज द्वारा किया गया था। नेक्स्ट है महाविस्फोट सिद्धांत। इसका प्रतिपादन एफ जॉर्ज लेमेज ने किया था। नेक्स्ट है महाविस्फोट सिद्धांत बिग बैंग थ्योरी। एफ जॉर्ज लेमेज द्वारा प्रतिपादित महाविस्फोट सिद्धांत के अनुसार 15 अरब वर्ष पूर्व संपूर्ण ब्रह्मांडीय पदार्थ अत्यंत सघन पिंड के रूप में था, जिसमें विस्फोट के पश्चात ब्रह्मांडीय पदार्थ चारों ओर फैल गए। यह पदार्थ की विभिन्न गैलेक्सियों के रूप में हमें दृश्य है। आज करोड़ों वर्ष के बाद भी ब्रह्मांड फैल रहा है, लेकिन एक स्थान पर स्थित है, जिसमें अनेक पिंड गुरुत्व द्वारा आपस में स्थिर अवस्था में है। खगोल वैज्ञानिक अभी तक यह नहीं जान सके हैं कि ब्रह्मांड बंद है, जिसका अर्थ है कि इसका फैलाव अंततः बंद हो जाएगा और सिकुड़ना प्रारंभ हो जाएगा, अथवा यह खुला है, जिसका अर्थ है इसका विस्तार हमेशा होता रहेगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं नेक्स्ट फैक्ट हम लोग देखते हैं लाल दानव रेड जेंट्स के बारे में। तो ये मृत्युन्मुख तारे होते हैं। जब किसी तारे में हाइड्रोजन घटने लगती है तो उसमें लालिमा दिखाई देने लगती है, इसलिए इसे रेड जेंट्स कहते हैं। नेक्स्ट है वामन तारे यानी ड्वार्फ स्टार्स। जिन तारों का प्रकाश सूर्य के प्रकाश से कम होता है वे वामन तारे कहलाते हैं। नेक्स्ट है युग्म तारे, बाइनरी स्टार, गुरुत्वाकर्षण से आपस में बंधे तारे जिसमें एक तारा समांतर दूसरे की अपेक्षा मंद होता है, युग्म तारे कहलाते हैं। नेक्स्ट है नोव्स। कभी कभी एक धुंधला तारा अत्यधिक चमक के साथ अचानक दिखाई देता है तथा बाद में अपने मूल स्तर पर वापस मंद पर जाता है। इस प्रकार के तारों को नोवा कहते हैं। अब हम लोग देखते हैं आकाश तारा, जिसे गैलेक्सी कहते हैं। आकाश गंगा तारों, निहारिका और अंतरतारकीय पदार्थों का एक समूह होता है। यह आकाश गंगा करोड़ों तारों का परिवार होता है। ये अपने गुरुत्व से आपस में एक दूसरे से रोके रखते हैं। ये आकाश गंगा गैस और धूल के साथ तारों से संगठित है। आकाश गंगा के प्रकार देखें तो आकृति के अनुसार 3 प्रकार की आकाश गंगा पाई जाती है। सर्पिल स्पाइरल आकाशगंगा, दूसरा दीर्घवृत्ताकार इलिप्टिकल आकाशगंगा, तीसरा अव्यवस्थित इरेगुलर आकाशगंगा। हम लोग मंदाकिनी के बारे में देखें तो हमारी आकाशगंगा मंदाकिनी
दुर्गमेखला यानी मिल्की वे की आकृति सर्पिलाकार है, जिनकी 3 भुजाएं हैं। सूर्य इनमें से दूसरी भुजा पर स्थित है। हमारी आकाशगंगा का व्यास 1,00,000 प्रकाश वर्ष है। सूर्य जो केंद्र से लगभग 2/3 बाहर की ओर है, आकाशगंगा का एक चक्कर लगभग 2250 लाख वर्षों में लगाता है। सूर्य की आयु की गणना की जाए तो अब तक इसने लगभग 30 चक्र पूरे कर लिए हैं। नेक्स्ट है हमारी आकाशगंगा का निकटवर्ती पड़ोसी आकाशगंगा देवयानी एंड्रोमेडा है, जो 20 लाख प्रकाश वर्ष दूर है। नेक्स्ट है ब्रह्मांड में पाया जाने वाला इक्वाड आकाशगंगा नवीनतम ज्ञात आकाशगंगा है। निहारिका के बारे में देखें। नेबुला आकाशगंगा में स्थित निहारिका धूल और गैस से मेघ होते हैं। यदि गैस उद्भित होती है तो मेघ सीधे प्रतिबिंबित होते हैं अथवा अधिक दूरी की वस्तुओं से प्रकाश ढक जाता है, तब निहारिका दिखाई देती है। अब हम लोग स्टार के बारे में देखें तो तारे उष्ण चमकती हुई गैस के भाग होते हैं जो निहारिकाओं से उत्पन्न होते हैं। ये आकाश दरम्यान तापमान में सूर्य से व्यास में 450 गुना छोटे से 1000 गुना बड़े तक होते हैं और इसका द्रव्यमान सूर्य के द्रव्यमान से 1/20 से 50 से ऊपर तथा धरातल के तापमान 3000 डिग्री सेंटीग्रेड से 50,000 डिग्री सेंटीग्रेड तक पाया जाता है। नेक्स्ट है तारों का रंग उसके तापमान पर निर्भर करता है। इम्पॉर्टेंट फैक्ट है, यहाँ से क्वेश्चन आता है, ध्यान रखेंगे। उनकी आयु का सूचक है। जो तारा जितना चमकीला होता है उसकी आयु उतनी कम होती है। नेक्स्ट फैक्ट है तारों में पाई जाने वाली गैसों में हाइड्रोजन 71%, हीलियम 26.5% तथा अन्य तत्व 2.5% होते हैं। नेक्स्ट है तारों में हाइड्रोजन का हीलियम में संलयन की प्रक्रिया पाई जाती है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं सुपरनोवा। सुपरनोव्स के बारे में 20 से अधिक मैग्नीट्यूड वाले तारे को सुपरनोवा कहते हैं। नेक्स्ट है न्यूट्रॉन तारा। न्यूट्रॉन स्टार सुपरनोवा विस्फोट में बिखरे न्यूट्रॉन युक्त तारकीय पदार्थ न्यूट्रॉन तारा कहलाता है। बहुल तारे मल्टीपल स्टार्स 2 या अधिक तारों का निकाय बहुल तारा कहलाता है। क्वार्ट्स ब्रह्मांड में बिखरे अर्धताड़ीय पदार्थ जिनमें रेडियो तरंगें निकलती हैं, क्वार्ट्स कहलाते हैं। कृष्ण विवर ब्लैक होल जब किसी तारे का अंत होता है तो उसका भार सूर्य के भार से 3 गुना अधिक हो जाता है। निपात होने के साथ यह सघन हो जाता है। यह इतना सघन हो जाता है कि प्रकाश भी इसकी गुरुत्व से निकल नहीं पाता। इस प्रकार के ये अंध क्षेत्र हो जाता है और इसको देखा नहीं जा सकता। इसे ब्लैक होल कहते हैं। अमेरिका के भौतिक शास्त्री जॉन व्हीलर ने 1967 में सर्वप्रथम ब्लैक होल शब्द का प्रयोग किया था। इम्पॉर्टेंट फैक्ट है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं तारा का जीवन चक्र। ब्रह्मांड अंततः गैलेक्सियों का सम्मिलित रूप है। प्रत्येक गैलेक्सी में लाखों तारे हैं जिनका निर्माण निहारिकाओं से होता है। गुरुत्वाकर्षण बल से गैस एवं धूल के बादलों का गोले के आकार में संगठन, गति और उच्च ताप संलयन अभिक्रिया एक तारे के निर्माण के कारक है। तारे के विकास क्रम में प्रथम अवस्था प्रोटोस्टार का निर्माण है। इसके बाद तारा विकास की मुख्य अवस्था में प्रवेश करता है। सूर्य के आकार का तारा इस अवस्था में 10 बिलियन वर्ष तक रहता है। इसके पश्चात तारे का हाइड्रोजन विनिष्ट होने लगता है तो वह मृत्यु की ओर अग्रसर होता है। नेक्स्ट है किसी तारे की जीवन अवधि उसके आकार पर निर्भर करती है। सूर्य के आकार एक सोलर द्रव्यमान 1 सोलर मास के तारे की अवधि 10 मिलियन वर्ष होती है। तारा जितना बड़ा होता जाएगा उसकी जीवना अवधि उतनी कम होती जाएगी। सूर्य से 50 गुना बड़े तारे का जीवन सिर्फ कुछ मिलियन वर्ष ही होता है। विकास की मुख्य अवस्था में निकलकर तारा वृद्धावस्था की ओर अग्रसर होता है। जिनमें उसकी बाहरी सतह फैलती है वह ठंडा होता है और उसकी चमक कम हो जाती है। इस स्थिति को रक्त दानव रेड जेंट और सुपर रक्त दानव सुपर रेड जेंट कहते हैं। नेक्स्ट है रक्त दानव या सुपर रक्त दानव अवस्था में क्रमशः नोवा या सुपरनोवा विस्फोट के पश्चात तारा अपने आकार के अनुरूप मृत्यु की 3 दशाओं कृष्ण वामन, ब्लैक ड्वार्फ, न्यूट्रॉन स्टार या कृष्ण विवर ब्लैक होल में कोई एक प्राप्त करता है, जो इस प्रकार है। जिसमें पहला है सूर्य से छोटे आकार। रक्त दानव अवस्था में नोवा विस्फोट के पश्चात यदि अवशेष सौद्रिक द्रव्यमान सोलर मास के 1.44 गुना के सीमा के अंदर होगा, वह तारा श्वेत वामन व्हाइट ड्वार्फ बनेगा और अंत में कृष्ण वामन ब्लैक ड्वार्फ के रूप में मृत्यु की अंतिम अवस्था प्राप्त करेगा।
नेक्स्ट है मध्यम आकार के तारे सुपर रक्तदानव अवस्था में पश्चात सुपरनोवा विस्फोट के बाद अवशेष 1.44 सौहेर्द्रिक द्रव्यमान से 3 सौहेर्द्रिक द्रव्यमान तक रहने वाले तारे न्यूट्रॉन तारे के रूप में परिवर्तित हो जाने की संभावना रखते हैं। नेक्स्ट है बड़े आकार के तारे सुपरनोवा विस्फोट के पश्चात 3 सौरयुक्त द्रव्यमान से अधिक अवशेष वाले तारे कृष्ण बीवर और ब्लैक होल में परिवर्तित होते हैं। नेक्स्ट है चंद्रशेखर सीमा। भारतीय वैज्ञानिक सुब्रह्मण्यम चंद्रशेखर ने 1930 में सौद्रिक द्रव्यमान की वह सीमा निश्चित की थी जिसके अंदर तारे श्वेत वामन बनते हैं और जिनके ऊपर से अवशेष द्रव्यमान वाले तारे न्यूट्रॉन स्टार या कृष्ण बीवर के यानी कि ब्लैक होल के रूप में परिवर्तित होते हैं। 1.44 सौहेर्द्रिक द्रव्यमान की चंद्रशेखर सीमा नोवा सुपरनोवा विस्फोट के बाद बचे अवशेष तारे के द्रव्यमान में सुनिश्चित होती है। अब हम लोग तारामंडल की बात करें कॉन्स्टेलाइजेशन। तारामंडल कई तारों के समूह होते हैं जिनकी एक विशेष आकृति होती है, जैसे सप्तऋषि तारामंडल, ग्रेट बियर एंड उर्सा मेजर की आकृति भालू से मिलती है। विभिन्न तारामंडल वर्ष के विभिन्न समयों पर दिखाई पड़ते हैं। किसी तारामंडल का सर्वाधिक चमकदार नक्षत्र अल्फा नक्षत्र, उसके कम चमकदार बीटा नक्षत्र और उसकी इसी प्रकार गामा नक्षत्र आदि कहलाते हैं। इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन IAU के अनुसार आकाश में कुल 88 तारामंडल है, जिनमें से अधिकांश को दक्षिणी गोलार्ध में देखा जा सकता है। कुछ टर्म को हम लोग देखें, पल्सर, पुल स्टार इसके बारे में है। घूमते हुए न्यूट्रॉन तारा को पल्सर कहते हैं जो विद्युत चुंबकीय तरंगें छोड़ते हैं। राशिया के बारे में देखें, जोडिक साइन के बारे में, सूर्य की परिक्रमा करते समय पृथ्वी 12 नक्षत्र समूहों से होकर गुजरती है जिन्हें राशियाँ कहते हैं, जो इस प्रकार है। तो मेष का चिन्ह भेड़ है, वृष का बैल है, मिथुन का स्त्री पुरुष, कर्क का केकड़ा, सिंह का शेर, कन्या का लड़की, तुला का तराजू, वृश्चिक का बिच्छू, धनु का धनुष, मकर का मगर, कुंभ का घड़ा और मीन का मछली। आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को 1-2 बार सुन लें ताकि आपका रिवीजन हो जाए, कोई क्वेश्चन यहाँ से आए तो ना छूटे। तो आज के लिए इतना है दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।